हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 7th की पॉलिटिकल साइंस का जो है चैप्टर 1 देखने जा रहे हैं क्लास 11th का। तो हमने जो है एक पार्ट में 3 काम हमने संविधान के देखे थे और आज हम उसके आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने देखे 3 काम जो है, हमने सबसे पहला काम संविधान का ये देखा था कि संविधान का पहला काम है बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिसमें जो है समाज के सदस्यों की एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना सके। ठीक है। दूसरे काम के बारे में हमने ये चर्चा की थी कि संविधान का दूसरा काम ये स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास हो, यानी कि संविधान यह भी तय करता है कि सरकार जो है कैसे निर्मित होती है। ठीक है। और यदि मैं तीसरे काम के बारे में बात करूं तो सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून पर कुछ सीमाएं लगाएं। ठीक है। ये सीमाएं जो हैं इस रूप से मौलिक होती हैं कि सरकार कभी भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकती। और आज हम बात करेंगे समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य, यानी कि समाज की मांग क्या है, एक संविधान का लक्ष्य क्या होना चाहिए। देखिए, हम क्या देखते हैं कि जो है विभिन्न प्रकार के संशोधन होते रहते हैं, क्योंकि जो संविधान जब बनाया गया था तो अब देखिए पहले का वक्त कैसा था, अब का वक्त कैसा है। तो मांग के अनुसार ना संविधान भी जो है उसमें संशोधन होते रहे हैं। ठीक है। जैसे कि मैं आपको अगर शिक्षा के अधिकार के बारे में बताऊं तो शिक्षा का अधिकार पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व में था। ठीक है। फिर संशोधन के तहत जो है जो शिक्षा का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार में डाला गया। ठीक है। ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। अगर मैं आपको बताऊं RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में किया गया। ठीक है। यानी कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत भारत के संविधान में अनुच्छेद, ध्यान रखेंगे ये अनुच्छेद भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 के क में। ठीक है। और अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो 21 के ए में। ठीक है। ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है फ्री एंड कंपल्सरी, यानी कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है। ये लागू कब हुआ है? 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया। ठीक है। यानी कि शिक्षा का अधिकार जो है अब मौलिक अधिकार है। ऐसे ही और भी बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट किए गए हैं, यानी कि संशोधन किए गए हैं जिसके द्वारा जो है समय की मांग के अनुसार चेंजेस होते गए हैं। ठीक है। मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो जिस प्रकार जो है समाज की आकांक्षाएं होंगी उसी प्रकार जो है संविधान का लक्ष्य निर्धारित होता है। ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आगे क्या पढ़ना। तो चलिए अब बात करते हैं ना समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य, यानी कि समाज की अपेक्षा क्या है, क्या लक्ष्य होना चाहिए। देखिए, हम अगर पुराने संविधान की बात करें तो अधिकतर पुराने संविधान जो है ना वो केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था। लेकिन आप ये देखो कि 20वीं शताब्दी में कई सारी चीज़ें जो हैं चेंजेस हुई हैं। ठीक है। तो संविधान में तो चेंजेस होना आम बात है, इसीलिए 20वीं सदी में ना अनेक संविधान, जिसमें भारतीय संविधान अत्यंत सुंदर उदाहरण है, एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है जिससे सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके। ठीक है। और समाज की आकांक्षाओं और उनके लक्ष्य को अभिव्यक्ति दे सके। ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम गवर्नमेंट को अपनी कुछ शक्तियां नहीं प्रदान करेंगे तो वे चेंजेस कैसे लाएंगे, अभी हम उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे। ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान ने ना इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए। अब देखिए, जिन समाजों में विभिन्न प्रकार की असमानताओं की गहरी खाइयां हों, चाहे जातिगत स्तर पे हो, चाहे आप देखिए कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, काफ़ी गहरी खाइयां होती जा रही हैं असमानताओं के लेवल पे, है ना। तो वहाँ केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वहाँ पे सरकार को समर्थ और शक्तिशाली भी तो बनाना होगा जिससे सरकार असमानता और गरीबी के विभिन्न रूपों से निपट सके। अब ऐसे ही हम अगर एक उदाहरण की बात करें कि जो है भारत की अपेक्षा क्या है,
भारत की इच्छा क्या है कि एक ऐसा समाज बनाएं जहां जातिगत भेदभाव ना हो, सभी जातियों को एक समान रूप से देखा जाए। तो यदि जो है यह हमारे समाज की आकांक्षा है तो हमें अपनी सरकार को इतना तो सामर्थ्य बनाना होगा, इतनी तो शक्तिशाली उसे देनी शक्ति जो है देनी पड़ेगी कि वह जो है इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक जो है कदम उठा सके। अब हम बात करेंगे अगर दक्षिण अफ्रीका के नस्लीय भेदभाव की, तो अगर मैं थोड़ा सा बात करूंगी दक्षिण अफ्रीका के नस्लीय भेदभाव के बारे में। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में ना नेशनल पार्टी की सरकार द्वारा जो है 1947 में विधान बनाकर काले और गोरे, ध्यान रखेंगे, काले और गोरे लोगों को ना अलग निवास करने की प्रणाली लागू की गई थी और इसे ही कहा जाता था रंग भेद की नीति। ठीक है, और अफ्रीका की भाषा में ना अपार्थीड, इसका शाब्दिक अर्थ है अलगाव या पृथकता, तो इसे ना 1994 में समाप्त कर दिया और इसके क्षेत्र में बहुत सराहनीय प्रयास किया है नेल्सन मंडेला ने। किसने? नेल्सन मंडेला ने। तो नेल्सन मंडेला के ना संघर्ष के द्वारा ही ये बहुत लंबे समय तक जो है चलता रहा, लेकिन इसके पश्चात जो है नया संविधान बना और इसे समाप्त किया गया। तो इसके कारण ना नेल्सन मंडेला जो है बहुत लंबे समय तक जेल में भी रहे हैं। अब आप ये देखिए कि आप जो इतनी स्वतंत्र तरीके से विचरण कर पा रहे हैं, आप व्यापार कर पा रहे हैं, क्या पहले ऐसा था? नहीं था। बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है देश की स्वतंत्रता के लिए। अब जैसे मैं अगर अफ्रीका के बारे में बात करूँ ना, तो अब देखिए ये सिर्फ रंग भेद की नीति ही मिटाने के लिए नेल्सन मंडेला को इतने साल तक जेल में रहना पड़ा। ठीक है, तो ये सब जो है ना फ्रीडम फाइटर्स के जो है बलिदान का ही एक जो है नतीजा है। ठीक है, अब देखिए उसके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया कि वह नस्लीय भेदभाव को मिटा सके। ठीक है, वास्तव में क्या है ना कि एक संविधान जो होता है ना वे अपनी समाज की आकांक्षाओं को पिटारा है, समाज की अपेक्षाओं का पिटारा है, समाज की इच्छाओं का पिटारा है। अब हम उदाहरण के बारे में बात करें तो भारत में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज के जो है प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतें और शिक्षा सहित वह सब कुछ मिलना चाहिए जिसके आधार पर वह गरिमा और जो है सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके। कौन व्यक्ति जो है, मुझे आप एक व्यक्ति का नाम बता दो जो आत्मसम्मान से भरा जीवन नहीं जी सकेगा। आप ये देखिए कि लोग जो है एक वक्त की रोटी खाना पसंद करेंगे लेकिन वो अपना आत्मसम्मान नहीं खोने देना चाहते। तो उसमें जो है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को हमारे संविधान को जो है बुनियादी भौतिक ज़रूरतों को भी तो पूरा करने चाहिए। ठीक है, तभी तो जो है वो आत्मसम्मान भरा हुआ जीवन जी पाएगा। अब जाहिर सी बात है, आप शिक्षा दोगे, रोजगार दोगे, ठीक है, तो क्या होगा, व्यक्ति अपनी आजीविका के साधन जुटा पाएगा। अपनी आजीविका के साधन जुटा पाएगा तो वो खुद ब खुद आत्मसम्मान भरा जीवन जी सकेगा। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। अब देखिए भारतीय संविधान जो है ना सरकार को वह सामर्थ्य प्रदान करती है, यानी कि जो सामर्थ्य प्रदान करती है, योग्यता या फिर कह लीजिए शक्ति प्रदान करती है जिससे वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके। अब ये लोक कल्याणकारी का मतलब क्या हुआ? लोक यानी कि लोग यानी कि जनता, जनता के कल्याण के लिए कदम उठा सके। ठीक है, जिसे कानून की मदद से लागू किया जा सके। अब देखिए जैसे जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं ना, हमें ये पता चलता है कि ऐसी सामर्थ्य प्रदान करने वाले प्रावधानों को हमारे संविधान की प्रस्तावना का समर्थन प्राप्त है और वे जो है संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग में पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में, तो आप ये भी तो जान लो कि प्रस्तावना में है क्या जो समर्थ बनाती है। अब देखिए अगर मैं भारत के प्रस्तावना के बारे में बात करूं तो देखिए हम भारत के लोग भारत को एक, ध्यान रखेंगे एक एक वर्ड में बहुत अच्छी चीज़ें हैं। हम भारत के लोग भारत को एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के, मैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बोलना भूल गई, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, ध्यान रखेंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा को, राष्ट्र की एकता
और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। ये जो संविधान का ना ये उद्देशिका है, प्रियम्बल है, आप कह लीजिए कि संविधान की आत्मा है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार क्या है? समानता का अधिकार हो गया, चाहे स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, 6 मौलिक अधिकार हैं। आप अगर मौलिक अधिकार का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे देती हूँ। मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, तो प्लीज़ आप उसमें विजिट करके मौलिक अधिकार पढ़िए, क्योंकि आप मौलिक अधिकार नहीं पढ़ोगे ना तो फिर मज़ा नहीं आने वाला। क्योंकि रूह है, रूह, भाग 3 जो है ना, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार जो है ना संविधान की रूह है। ये हमें अपने अधिकारों से रूबरू करवाता है, ठीक है, कि हमें जो है कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम जो है सर्वोच्च न्यायालय डायरेक्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं, किस रिट के तहत, ये सारी चीज़ें मैंने बताई है आपको बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्रिएट होता है, उदाहरण हमने देख लिया, यहाँ से क्रिएट होता है संविधान का चौथा काम। चौथा काम क्या है? कि वह सरकार को ऐसी क्षमता या फिर शक्ति प्रदान करे, संविधान जो है, जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। अब देखिए, अगर मैं बात करूं उत्तर वैदिक काल से ही आप देखो कि कई ऐसे, जैसे शूद्र जाति के बारे में 4 वर्णों में बटा हुआ था, ठीक है। तो शूद्र जाति के बारे में अगर बात करूँ तो ना उनको मंदिरों में जाने दिया जाता था, सार्वजनिक कुओं में नहीं भोजनालयों में नहीं जाने दिया जाता था। तो ये क्या था? ये उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना ही तो था। तो हमारा जो संविधान है ना, ये बताता है कि जो जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, ऐसा संविधान होना चाहिए जो एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके। और न्याय किसके लिए? सभी व्यक्ति के लिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग। संविधान तो सबके लिए एक है, सबके लिए कायदे नियम कानून सब एक है, ठीक है। तो इसलिए जो है संविधान का चौथा काम ये है। देखें, अब जो है हम देखते हैं संविधान के समर्थ बनाने वाले प्रावधान। संविधान को शक्तियाँ, यानी कि सरकार को किस प्रकार शक्तियों के देने के प्रावधान है। देखिए, संविधान जो है ना सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का ही नाम नहीं है कि उनकी शक्तियों को नियंत्रित करो, नियम कानून बनाओ, बल्कि जो है सरकार को ऐसी शक्तियां भी देता है जिससे वह समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान क्या है? सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। वह सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने, अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों और समूहों को बचाने का प्रयास करने के लिए कदम उठाने का अधिकार है। और ये प्रावधान भी करता है ना कि सरकार जो है धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए। ये किसका काम है? ये हमारी गवर्नमेंट का काम है। क्यों है? क्योंकि हम अपने मूल्यवान वोट का इस्तेमाल करके उन्हें सरकार बनाते हैं, और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी जनता के जो है सुविधाओं का ध्यान रखे, जो जनता की आकांक्षाएं हैं उनका ध्यान रखे, ठीक है। अगर मैं इंडोनेशिया के रेफरेंस में बात करूं तो इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए, उनका संचालन करे। तो इंडोनेशिया का संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करेगी। हमारे देश में किस प्रकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल हो रही है? आप देखिए, जो है प्राइमरी एजुकेशन को जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार बनाने के साथ ही मिड डे मील का प्रोग्राम भी चल रहा है कि बच्चों को, गरीब अनाथ बच्चे जो भी हैं, जो भी बच्चे प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें मिड डे मील भी मिले, यानी कि संतुलित आहार भी मिले पढ़ने के साथ साथ, ठीक है। अब देखिए, अब हम आगे बात करते हैं राष्ट्र की बुनियादी पहचान। अब देखिए, आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है ना कि संविधान जो है किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। अब आप ये देखिए, आप न्याय मांगने जाते हो सर्वोच्च न्यायालय से, हाई कोर्ट से जाते हो, लोअर कोर्ट से न्याय मांगने जाते हो, लेकिन अगर संविधान में वो चीज़ें लिखी ही नहीं होंगी कि ये जो है कानून के विरुद्ध है, आपने ये किया है, ये इस कानून के दायरे में नहीं आता है, तो आप इमेजिन करो कि अगर संविधान ना होता तो क्या आपको न्याय मिल पाता?
क्या आपको काम मिल पाता? क्या जातिगत भेदभाव जो है समाप्त किए जा सकते? कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो संविधान है ना, ये जो है किसी समाज की बुनियादी पहचान है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसका अर्थ ये है ना कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है, और इस सामूहिक पहचान को जो है ना बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है। अब देखिए कि हम शासन जो है हम पर शासन कैसे होगा, और शासितों में जो है कौन कौन लोग होंगे। अब आप देखिए 1950 में ना गणतंत्रात्मक शासन आया है। उसके पहले तो राजतंत्र था, राजाओं का शासन था, राजा का पुत्र राजा होता था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जनता की आकांक्षाएं आई, वहाँ पे ये हुआ कि जनता का शासन होगा। हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक शासन होगा, जनता अपनी सरकार चुनेगी, तो जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन होगा। तो ये जो है ना, ये हम डिसाइड करेंगे कि शासन कैसा होगा, शासितों में कौन कौन लोग होंगे, ये जनता डिसाइड करेगी, ठीक है। और ये कौन बताता है? ये हमारा संविधान ही तो बताता है ना। हमारा संविधान ही तो कहता है कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जैसा कि मैंने अभी उद्देशिका बताया आपको, तो एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करना भी हमारे जो है संविधान में निहित है, ठीक है। तो संविधान बनने के पहले अगर मैं बात करूं, तो संविधान बनने के पहले ना हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचान और अस्मिताएं होती थीं, लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं, ठीक है। दूसरा, संवैधानिक नियम ना हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और देखिए संविधान जो है ना आधिकारिक बंधन लगाकर ये तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं, ठीक है। यानी कि अगर आपको स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त भी है ना, तो वहाँ भी दायरा निश्चित है। आपकी स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है जहाँ पे आप दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करते। यानी कि यहाँ पे देखिए प्रोविज़न हो गया, आपकी स्वतंत्रता अपने धर्म के प्रचार प्रसार की है, लेकिन आपको ये स्वतंत्रता नहीं मिली है कि आप दूसरे के धर्म को नीचा दिखाइए, ठीक है, दूसरे के धर्म को बुरा कहिए। यहाँ पे आपकी स्वतंत्रता बाधित होती है। तो कोई क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये भी संवैधानिक दायरा जो है संविधान में निहित है। अतः क्या है, संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है, मोरल पहचान देता है। तीसरा और सबसे अंतिम बात, अब शायद ये संभव हो सका है ना कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए गए हैं। तो जो बेसिक ढांचा होता है ना, वे हर राजनीतिक और नैतिक नियम जो है विश्व के सभी प्रकार, चाहे जहाँ के भी संविधान हो, वे जो है स्वीकार करते हैं। अगर हम जो है दुनिया भर के संविधानों को देखें तो हमें सरकारों के अलग अलग स्वरूप और विविध प्रकार की प्रक्रियाएं दिखाई देंगी, लेकिन उनमें ना काफ़ी कुछ साझा भी होगा। अब आप आज देखिए सारी गवर्नमेंट, मैं आपको अगर शिक्षा के क्षेत्र में बताने का प्रयास करूं कि चाहे जिस भी देश की गवर्नमेंट की नीतियों को देख लीजिए, देश की गवर्नमेंट आज हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, जीडीपी का 6% जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में जाएगा। तो अब हर देश के रेफरेंस में अगर मैं बात करूँ ना, तो हर देश की जीडीपी का कुछ प्रतिशत जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में जाता है। यानी कि यहाँ पे जो है सेम बातें हो गई। अधिकतर संविधान जो है कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं और ऐसी सरकार जो है संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती हैं, ठीक है। यानी कि जनता के लोक कल्याण के लिए कार्य करती हैं, जनता का शासन होता है वहाँ पे। लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग की होती है। देखिए ज़्यादातर राष्ट्र जो होते हैं ना, वे विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलन से बनते हैं। अब देखिए वे ना उस राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों को कई तरीकों से जो है आपस में मिला लेते हैं। अब अगर मैं जर्मनी के रेफरेंस में बात करूँ, तो जर्मनी का निर्माण कैसे हुआ? जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ। तो संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्ति दी। किसने? संविधान ने। अब दूसरी ओर अगर हम भारत की बात करें, भारत का अपोजिट है। भारत जो है वो जातीयता या नस्लीयता को नागरिक आधार के रूप में मान्यता नहीं देता, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की जातियों के लोग होंगे, और अगर जातीय रूप से मान्यता दी जाने लगेगी तो क्या होगा? दूसरे के जो है जातीयता को ठेस पहुंचेगी, दूसरे की नस्ल को ठेस पहुंचेगी। तो ये हमारा देश नहीं करता।
ठीक है। तो विभिन्न राष्ट्रों में ना देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के संबंधों को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती हैं और यह संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान बनाता है। अगर मैं आपको यहाँ फिगर दिखाने का प्रयास करूँ, कार्टून दिखाने का प्रयास करूँ, तो ये देखिए, ये एक व्यक्ति कह रहा है अब वे सब साथ मिलाने के लिए तैयार हो गए हैं, अब हम जल्दी ही संविधान बना लेंगे। ये कह रहे हैं बगदाद के, ठीक है। शिया क्या कह रहे हैं, मेरे पास कागज़ है, संविधान मैं लिखूंगा। सुन्नी क्या कह रहे हैं, मेरे पास कलम है, संविधान मुझे लिखना चाहिए। कुर्द क्या कह रहे हैं, मेरे पास इंक है, संविधान मुझे लिखने दो। तो क्या है, इराक में जो है सद्दाम हुसैन की सत्ता खत्म होने पर ना एक नए संविधान की रचना करने के लिए देश के विभिन्न जातीय समूहों में ना काफ़ी संघर्ष दिखाई दिया और भिन्न भिन्न लोगों की क्या मांगे हैं। इसमें दिखाए गए संघर्ष में यूरोपीय संघर्ष और जो है यूरोपीय संघ और भारत के संबंध में पिछले कार्टून में दिखाए गए संघर्ष की तुलना है, ठीक है। जैसे भारत का रेफरेंस का भी हम कार्टून देख लेते हैं। ये देखिए, आपको जवाहरलाल नेहरू दिख रहे होंगे। तो संविधान निर्माताओं के लोगों ने अलग अलग आकांक्षाओं से भारत में भी जूझना पड़ा। अब जैसे देखिए, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ अंग्रेजों के चंगुल से। तो संविधान जब क्रिएट होने लग गया तो बहुत सारे जो है उसमें लोग थे शामिल, तो उनकी आकांक्षाएं भी अलग अलग थी। तो सब लोगों की सहमति ऐसे थोड़ी ना हो पाएगी, बहुत चीज़ों के मामले में उन्हें जूझना पड़ा। और यहाँ पर नेहरू की अनेक भावी कल्पनाओं और विचारधाराओं में संतुलन करते हुए दिखाया जा रहा है। देखिए, संतुलित कर रहे हैं लोगों के विचारों को, दिख रहा है ना, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो क्या आप पहचान सकते हैं कि ये विभिन्न समूह क्या चाहते हैं? देखिए, मैं अगर आपको बताने का प्रयास करूं कि सभी इंसान अलग हैं, अलग धर्म के हैं, अलग विचारों के हैं, तो वो क्या चाहेंगे? वो अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए चाहेंगे। हमारे धर्म के साथ भेदभाव हो रहा है, कुछ भी क्लैश हो रहा है। आप देखिए, अभी जो है एनआरसी लगा है, सीए जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया है, तो कई लोग इससे असहमत हैं, कई लोग जो है सहमत हैं। तो क्या हो, सरकार को बैलेंस बनाना होता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो चलिए, मैं अब यहीं समाप्त करती हूँ अपने वीडियो को और अगले जो है पार्ट में हम देखेंगे संविधान की सत्ता के बारे में। देखिए गाइस, चैप्टर थोड़ा लंबा है, ट्रिकी है, तो क्योंकि हमारे संविधान के बारे में बात हो रही है, तो आपको अगर कुछ डाउट्स भी होते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, आपको बहुत चीज़ें नई मिलेंगी, ठीक है, जो आपको नहीं पता होती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो, और अगर थोड़ा बहुत मन करे तो कमेंट भी कर दिया करो। चलिए, यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले पार्ट में हम देखेंगे संविधान की सत्ता। थैंक यू वेरी मच।